हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9वीं विज्ञान पार्ट नंबर 15 खाद्य संसाधनों में सुधार। इस पार्ट के हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठ संख्या 229 पे। पहला प्रश्न है, अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। इसका उत्तर है, अनाज से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। फलों तथा सब्जियों से विटामिन तथा खनिज लवण प्राप्त होते हैं। कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पेज नंबर 230 पे पहला प्रश्न है, जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। जैविक रोग, कीट तथा निमिटोड तथा अजैविक सूखा, क्षारकता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंडा तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है और फसल नष्ट हो सकती है। इन दोनों कारकों से के संयुक्त प्रभाव निम्न हो सकते हैं। कीटों का संक्रमण, अनाज के भार में कमी, खराब अंकुरण क्षमता, गुणवत्ता में कमी, बदरंग हो जाना, बाजार मूल्य में हाथ से या कमी हो जाना। अगला प्रश्न है, फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या है। ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण है। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेज नंबर 231 पे। अगला प्रश्न हमारा, वृहत पोषक क्या है और इन्हें वृहत पोषक क्यों कहते हैं। पौधों को अनेक पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को वृहत पोषक कहा जाता है। चूंकि इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है इसलिए इन्हें वृहत पोषक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं। पौधे अपना पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। अब देखेंगे हवा से कौन से पोषक प्राप्त होते हैं। हवा से कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा मिट्टी से अन्य पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं जो जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा जाइलम ऊतक के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो पेज नंबर 232 पे है। पहला प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। तो हम पहले देखते हैं खाद की, जो हम खाद डालते हैं, जो गोबर वाली खाद होती है उसकी क्या उपयोगिता है। खाद मिट्टी को पोषक तत्व तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। यह मिट्टी की संरचना में सुधार लाती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है जिससे पानी एकत्रित नहीं हो पाता है। मृदा अपरदन में कमी आती है। खाद मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करती है। सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों के लिए भोजन प्रदान करती है। और फिर उर्वरकों का क्या उपयोग है। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धियाँ, पत्तियाँ, शाखाएं तथा फूल होती हैं और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे होते हैं। उर्वरकों के उपयोग द्वारा कम समय में अधिक उत्पादन होता है परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय बाद हानि पहुंचाते हैं। उर्वरकों के लगातार प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है क्योंकि अकार्बनिक पदार्थ की पुनः प्राप्ति नहीं हो पाती है तथा सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध होता है। मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो जाती है जिससे मिट्टी सूखी चूर्ण की तरह होने से मृदा अपरदन बढ़ती है। चलते हैं अगले पेज पे। पेज नंबर 235 पे हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में सबसे अधिक लाभ होगा, क्यों। किसान उच्च कोटि के बीज का उपयोग करे, सिंचाई ना करे अथवा उर्वरक का उपयोग ना करे। दूसरा है, किसान सामान्य बीजों का उपयोग करे, सिंचाई करे तथा उर्वरक का प्रयोग करे। थर्ड है, किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे तथा फसल सुरक्षा विधियों को अपनाए। तो इसका आंसर आएगा सी, किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे तथा फसल की सुरक्षा विधियां अपनाए। केवल इसी परिस्थिति में अधिक लाभ होगा क्योंकि उच्च कोटि के बीज होने पर भी जब तक सही तरीके से सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग और फसल की सुरक्षा नहीं की जाएगी तो उत्पादन में कमी आती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। पेज नंबर 235 पे अगला प्रश्न है, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है। इसका उत्तर है, पीड़कों पर नियंत्रण के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का उपयोग ग्रीष्मकाल में हल से जुताई की जाती है।
गहराई तक जुताई करने से खरपतवार तथा पीक नष्ट हो जाते हैं। यह एक प्रकार की निरोधक विधि है। जैव नियंत्रण विधि में जानबूझकर कीटों या अन्य जीवों का उपयोग किया जाता है जो खरपतवार को नष्ट कर देता है, जैसे प्रिंकले पियर कैक्टस। उपयुक्त विधियाँ अच्छी इसलिए हैं क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है, किसी अन्य पौधे और जानवरों को हानि नहीं पहुंचती है, यह सस्ता एवं सरल तरीका है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2 है कि भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं? जैविक कारक, कीट, कुंतक, कवक, चिचिड़ी तथा जीवाणु। अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव होना। ये कारक उत्पादन की गुणवत्ता को खराब करते हैं, वजन कम कर देते हैं, अंकुरण की क्षमता कम कर देते हैं, उत्पादन को बदरंग कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पादन की कीमत को कम कर देते हैं। अब चलते हैं पेज नंबर 236 पे। यहाँ पे पहला प्रश्न है, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों? पशुओं की नस्ल के सुधार के लिए प्रायः विदेशी नस्लों और देशी नस्लों में संकरण कराया जाता है। विदेशी नस्लों जैसे जर्सी, ब्राउन, स्विस में दुग्ध स्वर्ण काल लंबा होता है, जबकि देशी नस्लों जैसे कि रेड सिंधी, साहिवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। अतः इनके संकरण से एक नई संतति प्राप्त होगी जिसमें दोनों प्रकार के अच्छे गुण होंगे। पेज नंबर 237 पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन की विवेचना कीजिए। यह रुचिकर है। भारत में कुक्कुट अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तित करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। तो पोल्ट्री फार्म में कुक्कुट ऐसे कृषि पदार्थों को आहार के रूप में प्रयोग करते हैं जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता है, जैसे चावल के दाने, ज्वार, बाजरा आदि के दले हुए दाने। कुक्कुट इन्हें खाकर अंडों और मांस में संश्लेषण कर देते हैं जो उच्च कोटि के पशु प्रोटीन होते हैं। पेज नंबर 238 पे पहला प्रश्न है, पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में क्या समानता है? तो पशुपालन और कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित समानताएं हैं। उचित सफाई तथा आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका आवास छतदार एवं रोशनदान युक्त होना चाहिए। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। उचित आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। संक्रामक रोगों से बचने के लिए टीका लगवाना चाहिए ताकि वायरस, बैक्टीरिया, कवक से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा हो सके। तापमान नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनसे बचाव या रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव करना चाहिए। ब्रोलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है? इनके प्रबंधन के अंतर को भी स्पष्ट करें। देखते हैं ब्रोलर और लेयर में क्या अंतर है। ब्रोलर मांस के लिए ब्रोलर को पाला जाता है और लेयर अंडे के लिए अंडे देने वाली मुर्गी का पालन किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है, इनके आहार में प्रोटीन एवं वसा प्रचुर मात्रा में होती है। विटामिन ए तथा के की मात्रा अधिक रखी जाती है। लेयर के आहार में विटामिन, खनिज तथा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इनकी मृत्यु दर कम है। इनकी मृत्यु दर ब्रोलर से अधिक है। फिर लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, इनकी वृद्धि तीव्र गति से होती है और 6 से 7 हफ्तों के बाद इनका उपयोग मांस के रूप में किया जा सकता है। और इसका फोर्थ पॉइंट यह है, 20 हफ्ते की उम्र में अंडे दे सकते हैं। इन्हें अधिक स्थान तथा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि 5वां पॉइंट इसमें है, मुर्गी पालन में इन्हें वृद्धि के लिए अधिक स्थान तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो पेज नंबर 239 से पहला प्रश्न है, मछलियाँ कैसे प्राप्त करते हैं? मछलियाँ 2 तरीकों से प्राप्त की जाती है। प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल तथा ताज़ा जल है। अलवणीय जल नदियों तथा नहरों तथा तालाबों में होता है। अलवणीय जल। और मछली पालन या मछली संवर्धन, अतः मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल पारिस्थितिक तंत्रों में किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं? मिश्रित मछली संवर्धन से निम्नलिखित लाभ हैं। इस प्रक्रिया में देसी तथा आयातित प्रकार की मछलियां एक साथ रहती हैं। एक ही तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो तथा उनके आहार भिन्न भिन्न हो। तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है, जैसे कटला जल की सतह से, रेहू तालाब के मध्य क्षेत्र से, मृगल तथा कॉमन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती है। ग्रास कॉपर खरपतवार खाती है।
अतः ये मछलियाँ साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना अपना आहार लेती हैं। इससे तालाब से मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। चलते हैं पेज नंबर 240 पे। इससे पहला प्रश्न है, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से अच्छे गुण होने चाहिए? मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है, इनमें मधु एकत्र करने की क्षमता अधिक हो, वे डंक कम मारें, वे निर्धारित छत्ते में काफी समय तक रहें और प्रजनन तीव्रता से करें। अगला प्रश्न है, चरागाह क्या है और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है? चरागाह वह स्थान है जहाँ बहुत सारे फूलों की क्यारियाँ होती हैं, जिनसे मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद तथा पराग एकत्र करती हैं, और चरागाह की पर्याप्त उपलब्धता मधुमक्खियों को अधिक मात्रा में शहद देती है तथा फूलों की किस्में मधु की गुणवत्ता एवं स्वाद को निर्धारित करती हैं। इसलिए जितने अधिक प्रकार के फूल होंगे उतनी ही किस्में मधु के स्वाद की भी होंगी। अतः मधु उत्पादन का चरागाह से संबंध है। अब चलते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट में जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं प्रश्न, उनका हम यहाँ पे हल करते हैं। सल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए एक विधि फसल चक्र है। इस विधि में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार किसी खेत में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। परिपक्वन काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद दूसरी कौन सी फसल उगाई जाए या यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि फसल चक्र उचित ढंग से अपनाया जाए तो वर्ष में 2 या 3 फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि यदि लगातार एक ही खेत में एक ही फसल उगाई जाए तो उसमें एक विशेष प्रकार के खनिज की कमी हो जाती है तथा अनेक रोग तथा पीड़क फसल को नष्ट कर देते हैं, जैसे मक्का, सरसों, धान, गेहूं आदि। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं? खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग करने पर मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि तथा रोगों के प्रति प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। अतः खाद्य तथा उर्वरक का उपयोग करने पर मिट्टी में वांछित पोषकों की पूर्ति हो जाती है तथा उत्पादन अधिक होता है। तीसरा प्रश्न है, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं? तो अंतरा फसलीकरण के लाभ, मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहती है। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। 2 भिन्न प्रकार की फसल आसानी से बोई तथा काटी जा सकती हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन होता है क्योंकि मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। 2 भिन्न प्रकार की फसलों को पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होने के कारण पोषकों का अधिकतम उपयोग होता है। प्राकृतिक संसाधनों, सूर्य का प्रकाश, भूमि तथा जल का अच्छा उपयोग होता है। श्रम तथा समय की बचत होती है, मृदा प्रदन नहीं होता है। अब देखेंगे फसल चक्र के लाभ। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी में किसी खास प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। दलहनी फसलें बोने से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है। फसल चक्र खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। फसलों में रोग वृद्धि तथा पीड़कों से संक्रमण में कमी आती है। फसल की उर्वरता बढ़ने पर उत्पादन भी अच्छा होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 4, आनुवंशिक फेरबदल क्या है? कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी है? वह फसल जिसे वांछित लक्षण प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त जीन को प्रवेश कराकर विकसित किया गया हो, आनुवंशिक रूपांतरित फसल कहलाती है। कृषि प्रणाली में यह निम्नलिखित कारणों से उपयोगी है: उच्च उत्पादकता के लिए, उन्नत किस्में के लिए, जैविक तथा जैविक प्रतिरोधी होती हैं, फसल में व्यापक अनुकूलता होती है, इससे परिपक्वन काल में परिवर्तन किया जा सकता है, फसल उगाने से कटाई तक कम से कम समय लगना आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, फसल में अच्छी सस्य विज्ञान गुण लाने से उत्पादन अधिक होता है, जैसे अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, भंडार गृहों या गोदामों में अनाज की हानि कैसे होती है? तो भंडार गृहों में अनाज की हानि मुख्यतः 2 कारकों से होती है: अजैविक कारक, अनाज में उपयुक्त नमी का अभाव होना, भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी तथा तापमान का अभाव होना, वायु में आर्द्रता अधिक होना। और जैविक कारक क्या है? इसके अंतर्गत कीट, कुंतक, कवक, छिंचड़ी और जीवाणु आते हैं। अगला प्रश्न है, किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियां कैसे लाभदायक हैं?
किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियाँ निम्न कारणों से लाभदायक हैं। पशुपालन से दूध, मांस, अंडा आदि के उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। विदेशी नस्लों तथा देशी नस्लों में संकरण द्वारा ऐच्छिक गुण वाली नस्लें प्राप्त की जाती हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, लंबे जीवन काल वाली व लंबा दुग्ध श्रवण काल वाली होती हैं। परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। पालतू पशुओं के रहने के स्थान, भोजन, रोगों से सुरक्षा के लिए उपाय एवं साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पशुपालन के क्या लाभ हैं? पशुपालन से निम्नलिखित लाभ हैं। इनसे दूध के साथ साथ कृषि कार्य में मदद मिलती है। इन्हीं पालतू पशुओं के अपशिष्ट से खाद बनाई जाती है। नस्लों में सुधार होने के कारण दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। अच्छी गुणवत्ता वाले मांस, रेशे, चमड़े इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। मधुमक्खी से मधु तथा मोम मिलता है। भेड़ बकरियों से हमें ऊन मिलता है, जो सर्दियों में हमें ठंड से बचाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मछली पालन में क्या समानताएं हैं? वैज्ञानिक तरीके से देखरेख तथा प्रबंधन करना, सर्वोत्तम नस्लों का उपयोग करना ताकि उत्पादन अधिक हो तथा उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो। अगला प्रश्न संख्या 9, प्रग्रहण, मत्स्यन, मेरिकल्चर तथा जल संवर्धन में क्या अंतर है? तो प्रग्रहण मत्स्यन ताज़ा जल तथा समुद्री जल जैसे प्राकृतिक स्रोतों से मछली पकड़ना प्रग्रहण मत्स्यन कहलाता है। इस प्रकार के जल स्रोत हैं तालाब, नदी, पोखर, लैगून, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि। मेरिकल्चर कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन किया जाता है, जिसे मेरिकल्चर कहते हैं। इनमें प्रमुख है मुलेट, बेटकी तथा पल्स स्पॉट कवचीय मछलियाँ जैसे झींगा, मत्सल तथा ऑयस्टर एवं साथ ही समुद्री खरपतवार। लास्ट पॉइंट है जल संवर्धन। यह ताज़ा जल तथा समुद्री जल दोनों में किया जा सकता है। मेरिकल्चर जल संवर्धन का ही एक प्रकार है। तो बच्चों, यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक भी समझना हो ना, यहाँ पर सिर्फ मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं, समझाया नहीं है कुछ भी। ठीक है, अगर आपको कोई चैप्टर समझना हो, चाहे आप 9th क्लास में हैं, 10th के, किसी भी क्लास के बच्चे हों, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मैं उस टॉपिक को या फिर चैप्टर को आपको समझा दूँगा वीडियो में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।